हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कंजंक्शन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कंजंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि बहुत 100-150 के करीब में प्रीपोजिशंस होते हैं। उसी तरह कंजंक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग सब कंजंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ एक कंजंक्शन का यूज़ करके हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कंजंक्शन का क्लियर कर सकते हैं। तो वही हम आज करेंगे, उसका डिफिनीशन समझेंगे, टाइप समझेंगे कि कंजंक्शन के कितने कितने टाइप है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि फ्रेज और क्लॉज क्या है। फ्रेज और क्लॉज को एक अच्छे से पूरा कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे एक सेपरेट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फ्रेज और क्लॉज काफ़ी बार यहाँ पे कंजंक्शन में यूज़ होगा कि ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर थोड़ा सा समझ लेंगे कि फ्रेज होता क्या है, क्लॉज होता क्या है, सेंटेंस में फ्रेज किसको कहते हैं, क्लॉज किसको कहते हैं। उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर में फ्रेज भी पढ़ेंगे, क्लॉज भी पढ़ेंगे। उसका टाइप्स होता है बहुत सारा, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज होता है। तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल इतना समझेंगे कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे अपना कंजंक्शन का, और फिर थर्ड में अपना कंजंक्शन के कितने प्रकार हैं वो हम समझेंगे। वर्ड्स जानेंगे कंजंक्शन के कि कितने कितने वर्ड्स हैं, मतलब कुछ एक एग्जांपल लेंगे। सारे वर्ड्स तो हमने कहा कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे डिस्कस किया जाए। पॉसिबल है वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। साथ में अपना तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, खुद से वर्ड और वोकैब तो अपना इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, खुद से याद करना पड़ेगा। तो वोकैबुलरी भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि वोकैबुलरी कैसे याद करते हैं, कैसे अपने उसमें मतलब बहुत सारे वोकैब अपने माइंड में ये करेंगे, फिक्स कर लेंगे। क्योंकि वोकैब याद करने का चीज़ नहीं है, वो रटने का चीज़ नहीं है। वोकैब भी एक उससे खेलने का चीज़ है। वोकैब से आप वर्ड से आप जितना खेलोगे, जितना ज़्यादा उसको यूज़ करते जाओगे, वो उतना बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठता जाएगा। तो वो भी जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक कंजंक्शन डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर करेंगे हम कि कंजंक्शन को सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन का डिफिनेशन क्या है। कंजंक्शन को हिंदी में हम लोग संयोजक कहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कंजंक्शन अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, प्लीज़ इसको स्किप ना करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो, चाहे आप यहाँ पे समझना चाहें या फिर कहीं पे भी किसी भी वीडियो पे आप जाएं, चाहे कोई और टीचर के वीडियो पे जाएं, कोई और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ें, तो वीडियो को आप स्किप ना करें। क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाता है या मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें बीच बीच में भी कहीं एक ऐसा छोटा सा पॉइंट छुपा होगा कि अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो फिर पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और इसको देखें अच्छे से। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसको आप देख लेंगे तो आपका कंजंक्शन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ पाएंगे इंग्लिश ग्रामर की कड़ी में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं। संयोजक मतलब कि जो दो चीज़ों को जोड़ता है। जैसे एक सेंटेंस है, उसमें वर्ड भी होते हैं, क्लॉज भी होता है, फ्रेज भी होता है। तो जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन में एक जंक्शन वर्ड आया हुआ है। जंक्शन का मतलब क्या है, हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म रेलवे जंक्शन जाते हैं तो वहाँ पे वो दो कड़ियों को जोड़ता है। ट्रेनें इधर से भी आती है, इधर से भी आती है। उसी तरह हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या बस स्टॉप पे जाते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे इस डायरेक्शन से आती है बसें, इस डायरेक्शन से बसें आती है। एयरपोर्ट में भी वही हाल है। तो जंक्शन का मतलब वो प्लेस है जो दो जगहों को जोड़ के एक बना देता है। तो वही यहाँ पे कंजंक्शन है, उसको डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेज और सेंटेंसेज और फ्रेजेज। मतलब कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, या दो क्लॉजेस को जोड़ता है, या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, या दो फ्रेजेस को जोड़ता है। ये सब हम इस सेंटेंस के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ बस मैंने डिफिनेशन में थोड़ा सा समझाया है। ये सारे वर्ड जो है मेनली मतलब कंजंक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड भी हैं, वो भी यूज होते हैं। तो हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे समझने के लिए।
जैसे एंड हो गया, अदरवाइज हो गया, एज सुन एज हो गया, वाइल हो गया, एज वेल एज हो गया, ईदर और हो गया, नीदर नॉर है, देयर फोर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स ये हो गए। अब उसी वर्ड्स को और कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंसेस, क्लॉजेज और फ्रेज को समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, प्लीज डू इट अदरवाइज आई विल फेल। यहाँ पे देखिए प्लीज डू इट भी बोलेंगे सेपरेटली तो वहां पे सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, आई विल फेल भी सेपरेटली बोलेंगे तो भी सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। और इन दोनों सेपरेट सेंटेंसेस को या सेपरेट, इसको क्लॉज भी बोलते हैं हम लोग, क्लॉज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लॉज दो सेपरेट क्लॉजेज या दो सेपरेट सेंटेंसेस को जोड़ के अदरवाइज जो है कंजंक्शन का यूज करके हमने एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पूरा एक सेंटेंस हो गया। अदरवाइज ये भी एक सेपरेटली अपना मीनिंग एक होल्ड करता है, ये भी एक सेपरेटली अपना मीनिंग होल्ड करता है, और अदरवाइज ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक कर दिया। तो यही कंजंक्शन का काम है, दो सेंटेंसेस को जोड़ा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगले एग्जाम्पल में, आई एंड सी आर बेस्ट फ्रेंड्स। आई एक वर्ड है, सेपरेट वर्ड है, ये प्रोनाउन है। सी भी एक सेपरेट वर्ड या प्रोनाउन है। और इन आई अगर हम बोलेंगे सेपरेटली तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सिर्फ आई बोला तो कुछ मीनिंग नहीं, सिर्फ मैं का क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है। तो आई को सेपरेटली बोलेंगे कोई मीनिंग नहीं निकला। यहाँ पे मीनिंग निकलेगा सी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं निकलेगा। देखिए सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होता है, लेकिन हमने यहाँ पे आर यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की बात कर रहे हैं और दोनों मिला के प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे तो इसका भी सेपरेट मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको भी सेपरेटली अगर हम आई को यूज करेंगे तो इसका भी कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये एंड जो है अपना कंजंक्शन, ये दोनों को जोड़ देगा। अब देखिए, अब इसको पढ़िए आप, आई एंड सी आर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब कि सेंटेंस का मीनिंग भी निकल रहा है और ये दोनों को जोड़ के एक कर दिया एक ने। तो यहाँ वर्ड्स को जोड़ रहा है जो कंजंक्शन है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, कंप्लीट द वर्क एज सुन एज पॉसिबल। काम को जितने जल्दी हो सके खत्म कर लो। तो यहाँ पे देखिए, ये कंप्लीट द वर्क हम लोग बोलेंगे तो ये एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होल्ड करता है। कंप्लीट द वर्क बोला मतलब कि कार्य को पूरा करो, तो एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है इसका। तो ये एक क्लॉज हो गया। पॉसिबल बोला, कुछ मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, ये एक सिंपल वर्ड है, या इसको एक फ्रेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये देखिए, इसका फ्रेज का मतलब यही होता है कि कोई मीनिंग ना निकले, वो डिपेंडेंट रहता है क्लॉज पे अपने मीनिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेज यहाँ पे है, यहाँ पे क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ने का काम, कनेक्ट करने का काम किसने किया? एज सुन एज कंजंक्शन ने। तो कंजंक्शन ने यहाँ पे क्लॉज और फ्रेज को जोड़ा, यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ा, यहाँ पे क्लॉज और दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को जोड़ा। तो कंजंक्शन का मेनली यही काम है कि दो सेंटेंसेस को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दो वर्ड्स को जोड़े, या सेंटेंस और फ्रेज को जोड़े, फ्रेज और क्लॉज को जोड़े, मतलब जोड़ के एक कर दे। तो मेनली कंजंक्शन का यही काम है। यहाँ तक हमारा कंजंक्शन का डिफिनेशन और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल और कुछ वर्ड्स क्लियर हो गए। आगे हम लोग देखते हैं अभी कि फ्रेज और क्लॉज किसको कहते हैं। मेन बिना फ्रेज और क्लॉज को क्लियर किए हुए, पढ़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो टाइप्स हैं उसमें भी फ्रेज क्लॉज ये सब आएंगे। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। फ्रेज कहते हैं शब्द समूह या पदबंध को। शब्द समूह मतलब शब्दों का छोटा सा समूह हो गया। एक सेंटेंस है, उसका कुछ शब्द है, उसको बना के समूह बना लिया, उसी को शब्द समूह या फिर फ्रेज कहते हैं। एक सेंटेंस है, ये बड़ा सा सेंटेंस है, इसमें एक बीच में से उठा लिया हमने तो इसको फ्रेज बोलेंगे। ये बड़ा सा सेंटेंस, इसको क्लॉज भी बोल सकते हैं और एक बड़ा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेज बोलेंगे किसको? जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ये ही वॉज रनिंग इन द पार्क, एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पे हमने लिखा है रनिंग इन द पार्क, तो ये एक फ्रेज हो गया। इस सेंटेंस का एक शब्दों का समूह बीच में से कहीं से भी उठा लिया। फ्रेज में क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। एक सेंटेंस होता है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ही सेंटेंस का मीनिंग निकलता है और सेंटेंस को बनाया जा सकता है। लेकिन फ्रेज में यहाँ पे हमने देखा वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट नहीं यूज करते हम लोग फ्रेज में, तो इसका कोई डेफिनेट मीनिंग भी नहीं होता है। तो फ्रेज सेंटेंस का बीच का कोई भी पार्ट हो गया जिसका कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं हो और कोई सब्जेक्ट नहीं हो, हम उसको फ्रेज बोलेंगे।
यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही वॉज रनिंग इन द पार्क, ये पूरा सेंटेंस है। इसमें देखिए यहाँ पे रनिंग इन द पार्क ये एक फ्रेज के रूप में हम काम करेगा। फ्रेज का कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है। सेंटेंस में आप समझ ही गए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हम एक कंप्लीट सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेज हम लोग का क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं क्लॉज की ओर। हम लोगों ने फ्रेज को जान लिया है, अब चलते हैं क्लॉज की ओर। क्लॉज को जानते हैं कि क्लॉज है क्या। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य मतलब वाक्य का एक छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, या पूरा वाक्य है तो वो क्लॉज के रूप में भी यूज हो सकता है। मतलब पूरे वाक्य को भी क्लॉज के रूप में यूज कर सकते हैं, या एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस है तो उसका कुछ पार्ट जो है उस वाक्य का, उसको भी हम लोग क्लॉज के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। क्लॉज का डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ। हमने फ्रेज में देखा था कि सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम लोग कोई मीनिंग नहीं निकलता है, डेफिनेट मीनिंग नहीं निकलता है फ्रेज में। क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, तो इसका डेफिनेट मीनिंग निकलता है। तो क्लॉज में होता है हैज इट्स डेफिनेट मीनिंग। क्लॉज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो खुद के बल पर ही सेंस मतलब कि बनाता है सेंटेंस में। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो उसका सेंस बनता है उसके खुद के बल पर, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वही काफी है अपना सेंस बनाने के लिए सेंटेंस में। वही डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है डज नॉट मेक सेंस ऑफ इट्स ओन एज ए सेंटेंस। मतलब वो खुद का उसका कोई सेंस नहीं बनता है उसका, वो क्लॉज ही है लेकिन खुद का सेंस नहीं बनेगा। उसका सेंस बनाने के लिए या उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट मतलब कि इस पे डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसको और क्लियर समझ लेते हैं क्या है। यहाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज में आई डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का यूज हुआ है, वर्ब का यूज हुआ है, साथ ही इसका मीनिंग निकल रहा है। इसका मीनिंग हमें पता है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, तो ये कंप्लीट मीनिंग है, तो ये मीनिंगफुल है, ये सेंस बना रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर आया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी यूज हो गया, साथ में इसका सेंस भी बन रहा है इस क्लॉज का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बिकॉज इट वॉज रेनिंग कोई खुद का सेंस नहीं बना रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन ये खुद का सेंस नहीं बना रहा है। अब हम लोग इसको जोड़ते, यहाँ से स्टार्टिंग से पूरा पढ़ते हैं। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब पूरा पढ़ेंगे तो इस पूरे का सेंस बनेगा, सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब भी यूज हुआ, सब्जेक्ट भी यूज हुआ, लेकिन फिर भी इसका अपना कोई सेंस नहीं बना। इसको सेंस बनाने के लिए, इसका मीनिंग निकालने के लिए इस पे डिपेंडेंट होना पड़ा। तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। तो ये क्लॉज था हमारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फ्रेज भी हमने पढ़ लिया, ये बस बेसिक जाना है हमने। फ्रेज और आप लोग टेंशन मत लीजिए, फ्रेज और क्लॉज का एक पूरा चैप्टर है, उसका डिफिनेशन, उसको मतलब कितने टाइप्स होते हैं फ्रेज और क्लॉज में। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, उसी तरह नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव ये क्लॉज होता है। वो सारे हम लोग डिटेल में एक सेपरेट क्लास में, एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में चूंकि क्लॉज और फ्रेज का यूज होता है, तो इसीलिए हमने क्लॉज और फ्रेज को यहाँ पे उसका बेसिक जाना, वो क्या है उसके बारे में जाना। यहाँ पे हम लोग क्लॉज और फ्रेज का यूज करते करते दो और वर्ड निकल के आए, यहाँ पे दो और चीजें निकल के आए। देखिए सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब क्या मतलब सेंटेंस में, सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। वो हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखेंगे। हम लोग जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस का निर्माण होता है, एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और जनरली लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब कौन सा सेंटेंस में। वर्ब तो जनरली पकड़ में आ जाता है कि कौन सा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है एक सेंटेंस में। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं।
यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने आई एम टेलिंग यू, एक पूरा सेंटेंस लिया है। तो ये एक आई है, यहाँ पे टेलिंग है और यू है। अब आप बताएं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन ट्राई करिए गेस करने का। मैं बताता हूँ। आई जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। टेलिंग, इसको तो आप लोग पकड़ लेंगे, टेलिंग मतलब क्रिया हो रहा है, कुछ कह रहा है तो वो क्रिया हो रही है, तो उसको हम लोग वर्ब के रूप में काउंट करेंगे। यू एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो मेनली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये भी फिर वही बात हो गई, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब जाके पूरा क्लियर। सब्जेक्ट उसको बोलेंगे हम लोग जो डूअर है, जो करता है, सेंटेंस का कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। आई जो है डायरेक्ट करता है, मैं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। किसको बोल रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ। तो यू जो है, तुम जो है, यू जो है यहाँ पे वो रिसीवर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का रिसीवर होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस का डूअर होता है। जो करता काम करता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जो रिसीव करेगा किसी चीज को वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और जो क्रिया हो रही है वो तो वर्ब है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ है। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लियर कर दूं, सेंटेंस समझा दूं कि सेंटेंस कैसे निर्माण होता है। फिर अभी और आगे चलते हैं। अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में, कि कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन मेनली 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, थर्ड जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, फोर्थ इज कंपाउंड कंजंक्शन। इसको हम डिटेल में अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है ये। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इक्वल रैंक वाले वर्ड्स को जोड़ता है। इक्वल रैंक वाले वर्ड्स मतलब अगर एक नाउन है तो दूसरे साइड में नाउन होगा, और बीच में कंजंक्शन है, जैसे एंड कंजंक्शन है। तो आई एंड सी, तो एंड ने आई एंड सी मतलब दोनों प्रोनाउन है उसको जोड़ा। नाउन है पेन एंड बुक, तो एंड ने पेन एंड बुक दोनों नाउन को जोड़ा। तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए, और कंजंक्शन के पहले भी नाउन होना चाहिए, कंजंक्शन के बाद भी नाउन होना चाहिए। अगर कंजंक्शन के पहले प्रोनाउन है तो बाद में प्रोनाउन होगा, अगर कंजंक्शन के पहले एडजेक्टिव है तो बाद में एडजेक्टिव होगा। उसी तरह कंजंक्शन के पहले एक पूरा क्लॉज है तो बाद में भी पूरा क्लॉज होगा। तो इक्वल रैंक वाले वर्ड्स, क्लॉज, प्रोनाउन, नाउन को जोड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जो कंजंक्शन बनता है उसी को हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफ यू वर्क हार्ड, तो इफ से आगे ये पूरा सेंस नहीं बन रहा है, ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अभी हमने सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज पढ़ा था कि वो डिपेंड होता है किस पे, मेन क्लॉज पे। तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे इफ कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए इफ को हम लोग बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हैं, वो भी हम लोग जब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, तो उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे, साथ में सेंटेंस के बारे में भी, और इसमें और भी बहुत तरह की चीजें हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कंजंक्शन जोड़े में प्रयुक्त होता है। जैसे हमने सेंटेंस में देखा होगा ईदर और, नीदर, नॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे जो है जोड़े में, बट ऑल्सो, ये सारे वर्ड्स जो है ये जोड़े में प्रयुक्त होते हैं, तो इनको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। फोर्थ जो है वो कंपाउंड कंजंक्शन बोलेंगे। कंजंक्शन जब शब्दों का समूह हो उसको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शन बोलेंगे। शब्दों का समूह मतलब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ एक एंड जोड़ा, एंड है, बट है, इफ है, नॉट है, मतलब ये सिंगल कंजंक्शन है, सिंगल वर्ड कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग इन ऑर्डर दैट, यहाँ पे समूह है वर्ड का, तो इसीलिए कंपाउंड कंजंक्शन है। उसी तरह एज वेल एज, यहाँ पे भी वर्ड का समूह है तो ये कंपाउंड कंजंक्शन में आएगा, एज इफ। तो ये सारे जो है कंपाउंड कंजंक्शन में है। तो हम लोग अभी इसको समझ लिया हमने कि क्या है, कितने प्रकार के ये कंजंक्शन होते हैं। अभी हम लोग चलते हैं वन बाय वन, सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंपाउंड को। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, उसका डिफिनेशन और कुछ एग्जांपल तो वहां पे देखा आपने। अब यहाँ पे उसको डिटेल में देखते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो है क्यूमुलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। एंड ऑल्सो, टू, नाउ, नो, लेस देन, बोथ, एज वेल एज, ये सारे वर्ड जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो सिमिलर
इक्वल रैंक के नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन जो इक्वल रैंक के हो उसको जोड़ने का काम करते हैं, वो हमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हम उसको बोलेंगे। ये सारे वर्ड्स जो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आएंगे। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग, ही इज रिच एंड हैप्पी, मतलब यहाँ पे दो सिमिलर इक्वल रैंक के ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, तो इसको कंजंक्शन एंड ने जोड़ा है। यहाँ पे भी देखिए राम और श्याम जो है दो नाउन है इक्वल रैंक के हैं, तो इसको भी कंजंक्शन ने जोड़ा है। तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो है वो इक्वल रैंक के ग्रामेटिकल वर्ड्स को जोड़ता है। सेकंड हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। यहाँ पे दो में से नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव में से दो में से किसी एक विकल्प को चुनने का बोध होता है, हम लोग उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें इधर और, नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। तो हम लोग जानते हैं इधर हिम और यू, तो यहाँ पे दो में से एक चुनने का विकल्प है हमारे पास, या तो तुम या तो तुम। नीदर ये नॉर वो, मतलब यहाँ पे भी हम लोग दो लोगों का बात कर रहे हैं कि या तो ये नहीं या तो वो नहीं, तो यहाँ पे हमें विकल्प मिल रहा है। तो जहाँ पे हमें दो में से एक चुनने का विकल्प मिले, या तो सिमिलर नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो, तो हम उसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन में हम लोग देखते हैं थर्ड, बट येट स्टिल ओनली हाउएवर नेवरदलेस, ये सारे वर्ड जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन उसको बोलेंगे जो एक दूसरे के विपरीत काम करे। जैसे नाउन हो तो दूसरा नाउन है सेंटेंस में, तो वो पहले नाउन के विपरीत काम करेगा। प्रोनाउन है तो दूसरा नाउन जो है, दूसरा प्रोनाउन है वो पहले प्रोनाउन के विपरीत काम करेगा। यहाँ पे प्रोनाउन दोनों ही होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही जो है सिमिलर जो रैंक वाले वर्ड को ही कनेक्ट करता है कंजंक्शन। लेकिन जो इसका जो सब पार्ट है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो दो नाउन है एक सेंटेंस में, लेकिन एक नाउन और दूसरा नाउन, तो दूसरा नाउन पहले नाउन के विपरीत काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्स, उसको जोड़ेगा जो कंजंक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये सारे वर्ड जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आएंगे। यहाँ सेंटेंस हम लोग देख लेंगे, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे दो अपोजिट, मतलब वो रिच है, अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो दो अपोजिट, मतलब रिच भी है और खुश नहीं। रिच है तो खुश होना चाहिए, ये हो गया कि सिमिलर चीज हो गया। लेकिन रिच है लेकिन खुश नहीं है, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिच लोग खुश होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सेंटेंस रिच है लेकिन खुश नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल ग्रामेटिकल वर्ड है लेकिन अपोजिट है, रिच के अपोजिट नॉट हैप्पी है, तो उसको कनेक्ट कर रहा है ये बट जो है कंजंक्शन, तो इसको हम लोग एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आई वर्क हार्ड स्टिल आई डोंट गेट रिजल्ट, मतलब मैं हार्ड काम कर रहा हूँ तो उसके अनुरूप मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर जो सही चीज है, जो सही सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो ये होना चाहिए कि आई वर्क हार्ड देयरफॉर आई गेट रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आई वर्क हार्ड स्टिल आई डोंट गेट रिजल्ट, मतलब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है मैं वर्क हार्ड करने के बाद भी। तो पहले सेंटेंस का ये अपोजिट काम कर रहा है दूसरा सेंटेंस, और इन दोनों को जोड़ रहा है कौन, स्टिल, जो कि एक कंजंक्शन है। तो ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन का एग्जाम्पल होगा। फोर्थ हम लोग देखते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन का जो है ये सो वर्ड जो है ये इलेटिव कंजंक्शन में आएगा। इलेटिव कंजंक्शन उसको बोलेंगे कि जैसे जो दो क्लॉज है एक सेंटेंस में, तो जो फर्स्ट एक क्लॉज है ना वो दूसरे पे मतलब डिपेंड होगा, तो उसको हम लोग इलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। मतलब एक क्लॉज जो है दूसरे का परिणाम होगा, तो वो उसको हम लोग इलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, राधा इज टायर्ड सो शी स्लेप्ट अर्ली टुडे। तो परिणाम क्या हुआ, शी स्लेप्ट अर्ली टुडे। किसका परिणाम है, राधा इज टायर्ड, राधा थकी हुई है, उसका परिणाम क्या है, वो आज जल्दी सो गई। तो इन दोनों क्लॉज को कौन कनेक्ट कर रहा है, सो। तो ये जो है इलेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझा सकूं। ये चारों जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को वर्ड्स बता दिए मैंने। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो मन में, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसको लिख के भेजें। मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे से समझा पाऊँ। अभी हम लोगों का कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कंप्लीट हो गया। ये कितने टाइप का, अभी हम लोग आगे चलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ओर। जो सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपने अर्थ के अनुसार निम्नलिखित बात प्रकट करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, कॉज के अकॉर्डिंग ये अपना अर्थ प्रकट करते हैं। अभी टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ये सारे वर्ड्स यूज होंगे, व्हेन, वेयरएवर, टिल, अनटिल, टिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सुन एज लॉन्ग एज, जस्ट एज, ये सारे वर्ड जो है टाइम के अकॉर्डिंग यूज होंगे एज ए कंजंक्शन के रूप में। उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ हम लोग सेंटेंस देखते हैं, एज सुन एज हिज फादर केम ही स्टार्टेड स्टडिंग। मतलब यहाँ पे समय की बात हो रही है कि उसके पिताजी जब आए उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उसने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। तो यहाँ पे हम लोग जो सेंटेंस कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो एज सुन एज है, वो टाइम के संदर्भ में टाइम के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। आई स्टॉप्ड व्हेन आई सॉ हिम, तो मैं भी उसी वक्त रुक गया जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे भी टाइम के अकॉर्डिंग ये कंजंक्शन यूज हो रहा है। व्हेन जो कंजंक्शन है टाइम के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। तो यहाँ पे व्हेन जो है देखो हमने देखा कि टाइम के अकॉर्डिंग यूज होता है। उसी तरह प्लेस के अकॉर्डिंग जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो है वेयर और वेयर एवर। इसका एग्जाम्पल है, वी फाउंड फ्रॉग्स वेयर वी फाउंड इंसेक्ट्स। अब जो जगह पे हम लोग कीड़े मकोड़े जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे फ्रॉग मिलेंगे, तो ये स्थान की बात हो रही है कि जहाँ जिस जगह पे कीड़े मकोड़े मिलेंगे उसी जगह पे मेंढक मिलेंगे या फ्रॉग्स मिलेंगे, तो ये प्लेस की बात कर रहा है। उसी तरह कारण की बात होगी जहाँ वहाँ पे ये सारे कंजंक्शन यूज होंगे, सिंस, बिकॉज, एज, आई वेंट देयर सिंस आई एडमायर हिम। तो कारण क्या है, मैं क्यों गया, मैं वहाँ गया क्योंकि मैं उसको एडमायर करता हूँ, मैं उसका फैन हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ कारण की बात हो रही है, मैं वहाँ क्यों गया क्योंकि मैं उसका एडमायर करता हूँ, तो ये कारण था इसलिए मैं वहाँ पे गया। सेकंड है, एवरीवन लव्स हिम एज ही इज़ वेरी केयरिंग। यहाँ पे बात हो रही है कि सब उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग है। तो यहाँ पे भी बात हो रही है सब उसे प्यार करते हैं, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वो बहुत केयरिंग है, तो कारण ये है। तो यहाँ पे कारण की बात हो रही है इसीलिए हमने यहाँ पे एज कंजंक्शन यूज किया। तो ये सारे और भी अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हम आगे देखते हैं कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस किस संदर्भ में किस किस कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फोर्थ जो पार्ट है वो है पर्पस। ये पर्पस को फुलफिल करता है, ये सारे वर्ड जो है पर्पस को फुलफिल करते हैं। वी स्टडी सो दैट वी मे पास, तो इसका पर्पस क्या है, पास होना। ये क्यों पढ़ रहा है, तो किस पर्पस से पढ़ रहा है कि वो पास हो सके। तो ये जो वर्ड है ये पर्पस को मतलब फुलफिल करता है, ये जो कंजंक्शन जो है। उसी तरह रिजल्ट, परिणाम को ये जो है ये कंजंक्शन, सो दैट, सच दैट जो कंजंक्शन है वो परिणाम को फुलफिल करते हैं, परिणाम के सेंस में यूज होते हैं। ही इज सो गलिबल दैट एवरीवन कैन फूल हिम, यहाँ पे सो दैट यूज हुआ है, वो उतना बेचारा भोला भाला है कि उसको कोई भी मूर्ख बना सकता है। तो परिणाम, वो इतना भोला भाला है कि उसका परिणाम होगा कि कोई भी उसको फूल मूर्ख बना सकता है। तो ये जो है वर्ड्स हैं सो दैट, सच दैट, ये रिजल्ट या परिणाम के सेंस में यूज होते हैं ये कंजंक्शन। इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये जो सारे कंजंक्शन है ये कंडीशन के सेंस में यूज होते हैं। यू कैनॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तुम वर्क हार्ड करो, हार्डली पढ़ो, बहुत ही हार्ड तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि उसके बगैर तुम सक्सीड नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन है, एक कंडीशन लगा हुआ है कि जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, हार्ड काम नहीं करोगे, तब तक तुम सक्सीड नहीं हो सकते हो। सेवेंथ है अपना मैनर। मैनर मतलब कि ढंग, जो कंजंक्शन ढंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ढंग को के सेंस में यूज होते हैं, वो है एज, एज इफ, एज फार एज दो। ही वॉज टॉकिंग एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे बात कर रहा था मानो वो कहीं का राजा हो। तो वो यहाँ पे ढंग को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो कंजंक्शन है ये ढंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि उस ढंग से वो बात कर रहा है जैसे वो राजा हो। तो ये जो सारे कंजंक्शन है वो ढंग के अंडर आते हैं, ढंग के सेंस में काम करेंगे। ये सारे कंडीशन के सेंस में, सो दैट, सच दैट जो है रिजल्ट के सेंस में, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ये सारे पर्पस के रूप में। अभी और आगे हैं, अभी और देखते हैं हम। जो आठवां जो अर्थ निकलेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो है कंपैरिजन वाले जो कंजंक्शन होते हैं। एज उसके बाद फिर डॉट डॉट डॉट, फिर एज, सो डॉट डॉट डॉट, एज उसके बाद देन, ये सारे जो कंजंक्शन जब यूज होंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ कुछ चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है।
जैसे आई एम एज गुड एज हिम एट मैथ, मतलब यहाँ पे मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं उतना ही अच्छा हूँ मैथ में जितना कि वो। तो यहाँ दो के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एज यहाँ आया, ये वाला जो कंजंक्शन है ये वाला यूज़ हुआ है। उसी तरह ये भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे। सेंटेंस आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है कि मैं तो यहाँ पे सारे वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस नहीं बना पाया, मतलब समय की कमी थी और यहाँ पे जगह भी उतना नहीं है प्रॉपर, तो इसीलिए मैंने सारे वर्ड्स को नहीं यूज़ कर पाया। लेकिन हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब ये आपका होमवर्क है कि आप जो जो वर्ड लिखे हुए हैं या कहीं से भी और आप खोज सकते हैं कंजंक्शन को, कि कौन सा कंजंक्शन कौन से कैटेगरी में फिट बैठेगा, तो उस पर आप खुद से वर्ड सेंटेंस बनाने का ट्राई करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और अच्छे से आप उसको समझ भी पाएंगे। तो कंपैरिजन हमने देख लिया। जो लास्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर वो है कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि अंतर। अंतर में ये कंजंक्शन यूज होता है। हाउ एवर यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि वो अंतर की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ही रैन वेरी फास्ट हाउ एवर ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। वो बहुत तेज दौड़ा फिर भी उसने वो ट्रेन को कैच नहीं कर पाया। यहाँ पे वो अंतर रह गया, मतलब उसके दौड़ने में और ट्रेन को कैच करने में। तो यहाँ अंतर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने हाउ एवर का यूज़ किया। तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। जो हमारा तीसरा टाइप है, सबऑर्डिनेटिंग खत्म हो गया, फिर पहला वाला जो कंजंक्शन था वो खत्म हो गया हमारा। अब हमारा जो है टाइप थर्ड जो है कंजंक्शन वो पढ़ेंगे, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये जो कंजंक्शन है ये हमेशा जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ते होंगे इंग्लिश का सेंटेंस या पैराग्राफ या कुछ भी आर्टिकल वगैरह, तो वहाँ पे ये सारे शब्द जरूर देखते होंगे, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ, यू एंड हिम, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ भी कंजंक्शन है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये को रिलेटिव कंजंक्शन इनको बोला जाता है। ये को रिलेटिव कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर यू और आई विल टॉप द क्लास, या तो तुम या मतलब मैं टॉप करेंगे। तो ये हमेशा इधर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा जोड़े में ही आएंगे। इधर अकेला नहीं आएगा, और भी अकेला नहीं आएगा, नीदर अकेला नहीं आएगा और नॉर भी अकेला नहीं आएगा। ये दोनों जब भी आएंगे किसी सेंटेंस में तो वो जोड़े के रूप में आएंगे, वो पेयर के रूप में आएंगे। जो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है कंजंक्शन का, लास्ट टाइप है कंजंक्शन का, वो है कंपाउंड कंजंक्शन। ये शब्दों का समूह है, मतलब एक कंजंक्शन, एक वर्ड ना यूज होके दो तीन वर्ड मिला के एक कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कंजंक्शन। यहाँ देखिए, इन ऑर्डर दैट, इवन इफ, यहाँ पे देखिए तीन शब्द है, यहाँ दो शब्द हैं, एज वेल एज, यहाँ तीन शब्द है, यहाँ पे भी दो शब्द है, यहाँ दो शब्द है। तो ये कंपाउंड कंजंक्शन में भी काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल है, आई एज वेल एज माई फादर वेंट ऑन हॉलीडे। तो एज वेल एज जो है कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है आई और माई फादर को कनेक्ट करने के लिए, तो ये कंपाउंड कंजंक्शन है अपना, ये कंपाउंड कंजंक्शन के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कंजंक्शन का आज का हमारा जो बेसिक का जो सफ़र है वो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। कंजंक्शन के रूल्स अभी बाकी है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, एक एक पार्ट, डिफिनेशन, फ्रेज, क्लॉज, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, सेंटेंस, सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की है। साथ ही कितने टाइप्स के कंजंक्शन होते हैं, उनके फिर सब टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ड कंजंक्शन में जो मेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, मैंने उसको एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शन है, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोग करते रहिए। तो हमारा ये आज का कंजंक्शन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट टॉपिक बच गया है, जो रह गया है, उसका वो टॉपिक है इंटरजेक्शन। वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे, उसका बेसिक कवर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा वर्ड जो है इंटरजेक्शन में यूज़ होता है, उसके टाइप्स कितने हैं और क्या क्या है, पूरा इंटरजेक्शन को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं, अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा होप कर रहा हूं, ये मैं आपको थोप नहीं रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा दें,
और साथ ही अगर आप कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं उसको पूरे अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।